नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर संविधान का अनुच्छेद नंबर 13 यानी कि 13। बहुत ही शानदार आर्टिकल है। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि जितनी पावर, जितनी क्षमता संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 रखता है। अनुच्छेद 32 का मतलब क्या हुआ कि संविधान की आत्मा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की तरह उनकी इच्छा के अनुसार हम उसे मानते हैं, उनके मतानुसार हम मानते हैं। अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का क्या है? हृदय है, आत्मा है। लेकिन उसी तरह से उतनी ही शक्ति, उतनी ही पावर के साथ आर्टिकल 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे जनरल क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 13 से इतनी ज्यादा पावर पाता है कि वह कोई भी संविधान संशोधन डिलीट कर सकता है, हटा सकता है, कैंसिल कर सकता है। यह सारी पावर उसको मिलने वाली है आर्टिकल 13 से। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शब्द थोड़े से कठिन है, लेकिन चूंकि आप हैं राइस स्मार्ट के साथ और आप हैं हिमांशु यादव के साथ पॉलिटी की स्पेशल क्लास में, जहां पे आप कर रहे हैं आर्टिकल 13, तो मैं एक एक शब्द आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना रहे और आप आर्टिकल 13 के मास्टर बनने वाले हैं इस क्लास के बाद। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर ही नहीं सकते तो कोई बात ही नहीं। आइएगा देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। पूरा मत पढ़िए, बहुत बड़ा है आर्टिकल, बहुत बड़ा, आगे भी बहुत कुछ है, वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी आप पेशेंस रखिए, सिर्फ जितना मैं कह रहा हूं उतना समझिएगा। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और आपको परेशानी हुई होगी तभी आप ये आर्टिकल देख रहे हैं। आइएगा मैं आपको दिखाता हूं। बस इतना याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ड इसके। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये छोड़ दो, क्या लिखा है मेरी बात समझो। मूल अधिकारों से असंगत अर्थात जो मूल अधिकार नहीं है, कोई भी विधि या कोई भी कानून अवैध घोषित नहीं होगा। अर्थात जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है समानता का अधिकार। तो सबको समानता का अधिकार है। वोट देने का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। आर्टिकल 326 पढ़ेंगे तो वहां है वोटिंग के बारे में कुछ डिटेल है, लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। तो क्या आर्टिकल 326 बेकार है? वोट देने का अधिकार बेकार है? क्या सूचना का अधिकार, मनरेगा में नौकरी पाने का अधिकार क्या बेकार है? क्या उनको हटा दिया जाए? क्या उनको डिलीट कर दिया जाए? इस बात को आर्टिकल 13 समझाता है कि नहीं, जो मूल अधिकार है वो तो आपको मिल गया, लेकिन जो मूल अधिकार नहीं है वो भी आपका अधिकार है, वो भी बना रहेगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। हां, अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा नियम जो मूल अधिकार को कम कर रहा है, काट रहा है, छांट रहा है, तो ऐसा अधिकार क्या किया जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यह मान्य नहीं होगा। जितनी बात मैंने आपको बताई इतनी ही बात इन आर्टिकल में लिखी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं एक एक शब्द, तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में है, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट इन कॉन्फ्लिक्ट विद और इन डेरोगेट द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी राइट मूल अधिकार को क्या करना चाहिए? इन कॉन्सिस्ट या इन डेरोगेट नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात है। आओ समझा देता हूं, परेशान मत होइएगा। आ जाइएगा मेरे साथ। क्या लिखा है? मूल अधिकारों से असंगत अर्थात जो मूल अधिकार नहीं है, अर्थात जो मूल अधिकार नहीं है या उनका अल्पीकरण करने वाला, या कोई ऐसी चीज जो मूल अधिकार को कम कर रही है, वो लीगल नहीं होगी। उनके बारे में यहां के पॉइंट में समझाया गया, वो आपको समझना है। कोई अधिकार मूल अधिकार नहीं है या कोई ऐसा नियम बन रहा है जो मूल अधिकार को कट कर रहा है, तो उनके बारे में 1, 2, 3 में समझाया गया, वो अपन समझ लेते हैं। आओ देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 13(1) में कहा गया है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। अर्थात आज 26 जनवरी को संविधान लागू हो रहा है 1950 में पूरी तरह से, तो इससे पहले के जो नियम थे, जो बेकार थे, जो काम के नहीं थे, वे सभी कानून, आपके अधिकार क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। अब से जो आपको अधिकार मिलेंगे संविधान के द्वारा जो दिए गए वे अधिकार मिलेंगे। जो अच्छे हैं वो भी अधिकार आपको पहले से मिले हुए हैं, वो भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। जरूरत पड़ने पर पहले वाले अधिकारों को डिलीट किया जाएगा, अदरवाइज वो पड़े रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि आज से नए अधिकार आपको दिए जा रहे हैं जो कि संविधान के द्वारा दिए जाएंगे। पुराने वाले घटिया अधिकार आपके क्या हो रहे हैं? घटिया, खराब, बेकार वाले अधिकार समाप्त हो रहे हैं।
अच्छा वाला अगर कोई अधिकार है तो आपका कंटिन्यू रहेगा, फिर कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे शादी करना, ये पहले से अधिकार था, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 2019 के आईएएस के पेपर में आया था, शादी करना कैसा मूल अधिकार है, ये क्वेश्चन है आईएएस का 2019 का, देख लीजिएगा, शादी करना अधिकार। तो कुल मिला के पहले वाले पॉइंट में यही कहा गया कि पहले से जो कानून लागू हैं वो लागू रहेंगे, लेकिन बेकार के तो उनको हटा देना है, उनको रखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 13(2) में क्या कहा गया, राज्य। आर्टिकल 12 में पढ़ लिया ना, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सभी। ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, सभी संस्थाएं कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगी, कौन सा, जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। कोई भी ऐसा अधिकार अब सरकारें नहीं बनाएंगी जो मूल अधिकार को कम करता हो, काटता हो, छांटता हो या उनसे रिलेटेड कोई दूसरी चीजों को पावरफुल करता हो, उसको हमें बाहर करना, हटा देना है। छीनती या न्यून करती है तो ऐसा अधिकार नहीं बनाना है। और आगे, इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधियों का उल्लंघन मात्रा तक शून्य होंगी। अर्थात अगर आपने कोई कानून बना दिया जो इस खंड के अर्थात भाग 3 के किसी बात को कैंसिल करता है, कम करता है, तो वो शून्य होंगी जहां तक वो कैंसिल करता है। जैसे एक कोई नया कानून बनाया गया, उसमें 15 पॉइंट बनाए गए, 15 में से 14 पॉइंट मूल अधिकारों से रिलेटेड नहीं है, 15वां पॉइंट मूल अधिकार के किसी आर्टिकल को कम करता है, तो वो 15वां पॉइंट डिलीट किया जाएगा, बाकी के 14 पॉइंट आपको मिले रहेंगे। ये सबसे शानदार बात है। और यही बात क्या है, यही बात एक नियम के थ्रू दिया गया, वो मैं आपको इसी क्लास में आगे बताने वाला हूं। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या होता है, इसी क्लास में अभी आपको बताने वाला हूं। बस फिलहाल अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको हम समझ लेते हैं। लिखा गया है, राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधियों का उल्लंघन मात्रा तक शून्य होंगी। जैसे 99वां संविधान संशोधन भारत सरकार ने 2015 में किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आर्टिकल 13 की मदद ली और बोला यह काम का नहीं है। इसका मतलब किसी अधिकार को कम करने की शक्ति किसके पास है, कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास कहां चली गई, इसमें तो कोर्ट लिखा ही नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल आपने पढ़ा होगा कि मूल अधिकार और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट के पास है। कौन सा अधिकार मूल अधिकार है, कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह बात कहां कही गई है, यह बात कही गई है आपके संविधान में कि यह सभी पावर हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। हाई कोर्ट बताएगा कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कौन सी चीज संविधान की है, कौन सी चीज संविधान की नहीं है। कहीं भी व्याख्या की जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अब यहां पे सेंटेंस क्या लिखा है, कोई विधि का उल्लंघन करने वाला नियम। तो ये कौन बताएगा विधि का उल्लंघन, तो विधि का उल्लंघन बनाने की शक्ति, बताने की पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। अर्थात वही ऐसा वाला काम करने वाले, उन्हीं को यहां से पावर मिलने वाली है कि वो किसी नियम को, किसी कानून को बता सकते हैं कि यह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। अगर संविधान के किसी पॉइंट का तोड़ता है, काटता है, छांटता है तो गैर संवैधानिक हो जाएगा, तो उसे डिलीट किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट के माध्यम से ये पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन कहा जाता है, गार्जियन भी कई बार कहा जाता है। खैर, आर्टिकल 13(1) समझ में आ गया होगा, 13(2) समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सी बातें कही गई हैं आर्टिकल नंबर 13 में। 13(3) क्या कहता है, देख लेते हैं। 13(3) कहता है कि इस अनुच्छेद में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक विधि का मतलब क्या है। अलग से अगर कहीं विधि का मतलब लिखा गया है कि इस वाले सेंटेंस में विधि का यह मतलब है, तब तो भाई वही वाला मान लेना। लेकिन अगर कहीं विधि की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है तो इस भाग में कहां लिखा है, इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भित ना हो, विधि का मतलब क्या है। अब आगे जो भी आर्टिकल आएंगे वहां अगर कहीं विधि शब्द लिखा है तो उस विधि का मतलब क्या होगा। एक तो वो खुद ही बता दे आर्टिकल कि अनुच्छेद इसमें विधि का ये मतलब है, और अगर नहीं बता रहा तो ये वाला विधि माना जाएगा कि इस विधि की डेफिनेशन यहां दी गई है संविधान में। और वो है क्या, वो है विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, मतलब कोई भी कानूनी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश
आदेश जो सरकारें जारी करती हैं, उपविधि, विधि से रिलेटेड एक कोई सप्लीमेंट्री विधि कोई आ जाए, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा यहां पे शामिल होने वाली है, इसे विधि कहा जाएगा। कहते हैं ना कानून किसे कहेंगे, हम किसे कानून माने, तो भैया वही कानून है, एक जो अध्यादेश जारी किया जाए, जो आदेश जारी किया जाए, जो अधिसूचना जारी की जाए, जो विनियमन जारी किया जाए, नियम जारी किया जाए, उपविधि या कोई प्रथा बताई जाए। जैसे मान लीजिएगा कि अभी 26 जनवरी की प्रथा है कि राष्ट्रपति को हमारी तीनों सेनाएं क्या करेंगी, सलामी देंगी। इस प्रोग्राम को एक बार हम फिर से कर दें, 2 अक्टूबर के दिन एक कोई नई प्रथा हम शुरू कर दें, तो वो भी आपके आर्टिकल 13(3) के तहत विधि मानी जाएगी कि सरकार ने इसको भी विधि का रूप दे दिया। तो विधि का मतलब समझ में आ गया, नियम का मतलब, विधि का मतलब लॉ, रूल्स, रूल्स का मतलब ये होता है। आगे एक शब्द है प्रवत्त विधि, लागू किए गए कानून। प्रवत्त विधि इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, देखो शब्द समझो, विधानमंडल किसी का मतलब चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या सक्षम प्राधिकारी। कई बार आपने सुना होगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी कुछ सूचनाएं जारी कर देते हैं कि भैया ठंडी ज्यादा आ गई है, स्कूल अब 15 दिन तक बंद रहेंगे। द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है। अगर संविधान 26 जनवरी 1950 के पहले की कोई विधि है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई, मतलब संविधान के लागू होने के पहले डिलीट नहीं की गई या रिपील्ड नहीं की गया, डिलीट नहीं किया गया, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। ये क्या होते हैं, आपके प्रवत्त विधि होते हैं, जो क्या होते हैं, लागू हैं, जिनको लागू किया जा रहा है। पहले से लागू हैं तो भी ठीक है, अभी नए नए लागू किए जा रहे हैं तो वो भी आपके प्रवत्त विधि में आएंगे। मतलब अप्लाइड रूल्स कौन कौन से लागू हैं, जो चीज पहले से चली आ रही है तो वो चलती रहेगी, अगर उसे डिलीट नहीं कर दिया गया तो, और नई बनाई जाएगी तो वो भी विधि के अधीन आ जाएगी और वो भी आगे हमारे साथ कंटिन्यू होती रहेगी। ये बात है आर्टिकल नंबर 13 के 3 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 13(4) में क्या कहा गया, थोड़ा सा शानदार है क्योंकि ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 13(4), इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। दरअसल ये कहा गया कि क्या संविधान में संशोधन करना जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो संविधान संशोधन कोई नियम नहीं है, संविधान संशोधन पर्टिकुलर कोई एक नियम नहीं है, तो ये विधि के अधीन आपके नहीं आने वाला कि इसका हम जुडिशियल रिव्यू करें। लेकिन जब ये अप्लाई होगा, जब ये लागू किया जाएगा तो हम भैया फिर उसको चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। संविधान संशोधन में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप करो। उन्होंने 99वां कर दिया और फिर उन्होंने कहा भाई अब तो चेक करेंगे ना कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। संविधान संशोधन आपका काम है, आप करो, सही है कि गलत है ये हम बाद में चेक कर लेंगे, उस समय नहीं मना करेंगे, पहले तुम कर लो। तो इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट को आर्टिकल 13 के तहत मिल जाती है। अच्छा, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो कहते हैं ये आपके अमेरिका का थॉट है जो भारत में लागू है, तो हम ये कर पाते हैं, कोई नियम सही है गलत है उसको हम एक बार चेक कर पाते हैं। फिलहाल ये जो आर्टिकल 13(4) है ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में शामिल किया गया, या इसको हमने क्या किया था, जोड़ा था। अब देखो यहां पे आपका आ गया ना पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, बताऊंगा ये भी आपको। फिलहाल अभी इसको आप समझो कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं करेगा। आराम से आप संशोधन करो, डरो मत, अच्छा है बुरा है ये आगे चेक कर लिया जाएगा। फिलहाल अब बात करते हैं पृथक्करणीयता की, और साथ ही साथ हम किसकी बात करते हैं, साथ ही साथ हम बात करते हैं आच्छादन के सिद्धांत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। पृथक्करणीयता का मतलब क्या है, जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उसे पूरे अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाए या केवल उसके उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के उपबंधों के क्या है, असंगत है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने 15 पॉइंट बनाए, मैंने पहले भी आपको बताया, 15 में से 14 पॉइंट ठीक है, 15वां पॉइंट केवल गलत है, तो क्या हम पूरे नियम को डिलीट करें या केवल और केवल आर्टिकल वो 15वां पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है, और आपने यह भी सुना होगा कि इसे डिलीट कर दिया गया, तो क्या अनुच्छेद 31 से भी डिलीट हो गया? क्या
अनुच्छेद 31B भी डिलीट हो गया। मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 31C है, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 31C है क्या। 31 डिलीट हुआ है, बाकी की चीजें बची हुई हैं, अर्थात पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो जरूरी है वो रखेंगे, जो जरूरी नहीं है उसी पॉइंट को हटाया जाएगा, उसी शब्द को हटाया जाएगा, सभी हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसके बाद हम बात करेंगे आच्छादन के सिद्धांत की, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इसको आप ऐसे समझो कि एक कटोरी है, एक चलनी है, इस चलनी में हमने सभी अधिकार रख दिए, चलनी के ऊपर सारे अधिकार रख दिए और चलनी को चलाना शुरू किया, चाय जिससे निकालते हैं, जिससे आटा निकालते हैं। अब तक 72-75 साल हो गए हैं, जो आइटम नीचे आ गया चलनी के वो हमने अपने नागरिकों को दे दिया है, चलनी हम चला रहे हैं 72-73 साल से। जो आइटम ऊपर बचा वो डीपीएसपी है, जो नीचे आ गया वो फंडामेंटल राइट्स है। इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और लोगों को हम अपने क्या करते रहेंगे, अधिकार देते रहेंगे। इसी नियम को कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। जो गलत है उसको हटा दो, उसको चलनी के ऊपर रखो, धीरे धीरे उसे लोगों को देना है जो लोगों के लिए जरूरी है। पहले हमारे पास पैसा नहीं था तो हम पहले लोगों को पहले पैसे वाले अधिकार नहीं देते थे। जैसे आपने सुना होगा छात्रवृत्ति, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप। जैसे आपने सुना होगा महिलाओं के लिए जब डिलीवरी होती है तो उस समय 6,000-5,000 रुपया मिलता है। उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, मनरेगा सुना होगा, ये पहले नहीं थे। धीरे धीरे हमने इनको क्या किया, लोगों को देना शुरू किया। ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की एक थ्योरी का एग्जाम्पल है। हम इसको पढ़ते हैं। ऐसा सिद्धांत जो मौलिक अधिकारों के संभावित होने की अवधारणा को कायम रखता है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के भाग 3 के साथ असंगत है तो ऐसे कानून को अमान्य और निष्क्रिय माना जाता है। वही बात है, कटोरी में हमारे मूल अधिकार हैं और वो हमको लोगों को देना है। जो अच्छा है वो हमने दे दिया है, जो समस्या वाला है उसको ठीक करेंगे, पतला करेंगे, धीरे धीरे उसको सही करेंगे, जो उसमें कमियां हैं उनको बाहर कर देंगे। अब चलनी में जो गंदगी है उसको तो हम फेंक देंगे ना, और जो बचा उसको फिर से एक बार क्या करेंगे, चक्की में ले जाके पीसेंगे, फिर पतला करके लोगों को देंगे। यही है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। वही बात यहां पे लिखी गई है कि न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी यही अनुच्छेद देता है। आप जितने भी रूल्स वगैरह देखते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिव्यू करता है, वो आपके आर्टिकल 13 से उसे पावर मिलने वाली। ये केवल भाग 3 से संबंधित नहीं है, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से इसका संबंध हो जाता है। आई होप आपको मैंने खूब थका दिया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में यानी कि आर्टिकल नंबर 14 में फिर से मुलाकात होगी कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। आपकी रात्रि शुभ हो। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। देखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या है, फिर तो जो होगा सो देखा जाएगा। बट मुझे दीजिएगा आज्ञा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपने पूरा देखा है। पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बात आपको समझ में आई, कौन सा आपको पहले कंफ्यूजन था जो आज इस क्लास को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हुआ। थैंक यू, टाटा बाय।